हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज से हम शुरू करने वाले अपना नया टॉपिक जिसका नाम है अल्कीन्स। ठीक है, तो हम सेम प्रोसीजर से फॉलो करेंगे। पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर आइसोमेरिज्म देखेंगे, फिर क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, फिर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिर अगेन हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देन यूजेस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अल्कीन से। तो अल्कीन का डेफिनेशन अगर मैं आपसे कहूँ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? लेट मी टेल यू द डेफिनेशन दैट compounds that contain at least one। ऑफ कोर्स ये जो कंपाउंड्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये कंपाउंड्स कौन से होने चाहिए? हाइड्रोकार्बन ही होने चाहिए। ठीक है, दे शुड बी प्योरली हाइड्रोकार्बन। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन एटलीस्ट वन कार्बन टू कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, आर कॉल्ड एज एल्कीन्स। ठीक है, कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए। देखिए, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होगा तो बहुत बढ़िया, उसको अल्कीन कहेंगे, बट कम से कम एक कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए किसी भी हाइड्रोकार्बन के अंदर, तो उसे हम कहते हैं अल्कीन कंपाउंड। ठीक है, अगर मैं जनरल फॉर्मूला की बात करूं तो जनरल फॉर्मूला अगर ऐसे कंपाउंड का हम लिखने बैठे तो वो हो जाएगा CnH2n, where n starts from 2, 3, 4, 5, it can go up to n number, but it doesn't start from 1। क्यों? क्योंकि एक कार्बन वाला अल्कीन हो ही नहीं सकता। देखिए, अल्कीन क्या होता है? कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। तो ऐसा होने के लिए कम से कम 2 कार्बन तो होने चाहिए ना, तो इसलिए एक कार्बन वाला अल्कीन कभी हो सकता नहीं है। इसलिए लीस्ट नंबर जहां से अल्कीन शुरू होता है वो है 2। तो दैट इज व्हाई n शुड बी पुट फ्रॉम 2। तो n का वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे तो फर्स्ट एग्जांपल जो बनेगा वो क्या बनेगा? व्हेन यू पुट n इक्वल टू 2 इट इज गोइंग टू बी C2H4। ठीक है, नाउ सेकंड एग्जांपल कैन बी व्हेन यू पुट n इक्वल टू 3, तो इट इज गोइंग टू बी C3H6। तो थर्ड एग्जांपल में आप लिख सकते हैं व्हेन यू पुट n इक्वल टू 4, तो एक्सेट्रा यू विल कम गेट C4H8, यूं इस तरह से। तो सारे अल्कीन्स आपको मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसका डेफिनेशन हो गया और ये जनरल फॉर्मूला यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, जिसका मतलब है आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन वगैरह सब कुछ पता है, तो मुझे वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं है। बस मैं आपको बता दूं कि आइसोमेरिज्म जो होती है 2 टाइप की होती है। एक जो होती है उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और एक जिसे हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो मैंने आपसे कहा था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर कौन सी होती है? चेन होती है, पोजीशन होती है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म होती है, मेटामेरिज्म होती है, टॉटोमेरिज्म होती है। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को मैंने आज तक कभी आपको एक्सप्लेन किया नहीं था, क्योंकि मैंने कहा था कि हम लोग 12th स्टैंडर्ड में या फिर जब भी हम एंट्रेंस एग्जाम की स्टडी करेंगे या एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर 11th और 12th में इतना ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं होता है स्टीरियो केमिस्ट्री का, बिकॉज इट इज लिटिल बिट आउट ऑफ द स्कोप ऑफ 11th एंड 12th स्टैंडर्ड सिलेबस। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको जरा क्लासिफिकेशन बताता हूँ कि देखिए स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है। इट इज रिलेटेड टू 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स। मतलब जब मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन हम 3 डायमेंशन में करेंगे तो स्पेस में मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज होते हैं उसके हिसाब से इसकी आइसोमेरिज्म आती है। ठीक है, स्ट्रक्चरल वाली तो बहुत इजी थी, हमने बहुत डिटेल में पढ़ी भी है, बट ये जो है वो थोड़ी सी अंडरस्टैंड करने के लिए डिफिकल्ट है, इसलिए हमने इसको होल्ड पे रखा था। पर खैर मैं आपको बताता हूँ, स्टीरियो केमिस्ट्री में 3 टाइप की आइसोमेरिज्म पाई जाती है। ठीक है, एक जिसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इट कम्स अंडर द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दूसरी होती है उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, और तीसरी वाली जो है उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कन्फर्मेशनल। तो लेट मी राइट कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ऐसी 3 टाइप की आइसोमेरिज्म पाई जाती है। तो उसमें से अल्कीन चैप्टर के अंदर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ पोजीशन आइसोमेरिज्म हो सकती है। ठीक है, या तो हम ऐसा कह सकते हैं एट द मैक्स चेन आइसोमेरिज्म भी हो सकती है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकती, मेटामेरिज्म नहीं हो सकती, टॉटोमेरिज्म नहीं हो सकती। ठीक है, चेन हो सकती है और पोजीशन हो सकती है। तो कॉमन बात है कि अगर कार्बन की चेन बदल रही है लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम रह रही है तो इसे हम क्या कहेंगे? चेन आइसोमर। या फिर अगर हम ऐसा कहेंगे चेन सेम है और डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल रही है, जैसे ब्यूट 1 इन हो गया एंड ब्यूट 2 इन हो गया, तो दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ऐसा हम कहेंगे। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, इस पर हम एग्जांपल देख लेंगे फटाफट। एंड अल्कीन स्टीरियो केमिस्ट्री में भी आइसोमेरिज्म बताता है। कौन सी वाली? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो अब तक मैंने आपको कभी भी स्टीरियो केमिस्ट्री या स्टीरियो आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिखाया नहीं है, तो डोंट वरी अबाउट इट। आज हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे, बाकी की 2 आइसोमेरिज्म हम 12th में आते आते कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये सारा पॉइंट समझ में आ रहा होगा। लेट मी फटाफट कंसीडर एग्जांपल्स फॉर
नंबर 1 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर या फिर लेट मी राइट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसका डेफिनेशन वगैरह आपको पता है, आई एम नॉट राइटिंग इट अगेन, आप देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर्स में जहाँ पर मैंने आपको आइसोमेरिज्म सिखाया है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसके अंदर मैं कंसीडर करता हूँ सबसे पहला दैट इज चेन आइसोमर या फिर चेन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो क्या रहता है बेटा, सेम रहता है। तो क्या चेंज होता है, चेंज क्या होता है, चेन ऑफ कार्बन एटम या फिर कार्बन का स्केलेटन, ऐसा मैं कहूँ, कार्बन का स्केलेटन चेंज होता है, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसके जरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये हो सकता है, देखो ये स्ट्रेट चेन है और इसमें अल्कीन है, और देखो ये वाला जो है वो ब्रांच्ड चेन है और ये अल्कीन है। अगर आप देखें दोनों के अंदर तो फॉर्मूला C4H10 ही आएगा, आप चेक करके देख सकते हैं दोनों में C4H10 ही है, बट दिस इज गोइंग टू बी एन चेन, स्ट्रेट चेन ना, और दिस इज गोइंग टू बी ब्रांच्ड चेन यानी आइसो चेन। तो एक दूसरे की क्या चेंज हो रही है, चेन। यहाँ पर देखो पोजीशन अल्कीन की 1 है, यहाँ पर भी पोजीशन 1 ही है, तो पोजीशन सेम रह रही है, तो क्या बदल रही है, चेन। तो ये दोनों क्या हो गए एक दूसरे के, चेन आइसोमर्स हो गए। तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ आपको ये एक एग्जांपल से मैं समझा पा रहा हूँ कि किस तरह से चेन आइसोमर्स हो सकती है। दूसरी हम इसका कंसीडर करें तो कौन सी आ जाएगी, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कोर्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो चेंज क्या होगा, चेंज क्या होगा, चेंज होगा पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है। तो जैसे अगर मैंने ये कहा आपसे, ये एक एग्जांपल लिया प्लस एक एग्जांपल ये ले लेता हूं मैं, ठीक है। तो जरा चेक करिए, जो पहला एग्जांपल लिया है वो है ब्यूट 1E और जो दूसरा एग्जांपल लिया है वो है ब्यूट 2E। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर देखो चेन जो है वो स्ट्रेट रह रही है, चेन जो है वो स्ट्रेट रही है, दोनों के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 ही आना है, ठीक है, C4H10 ही आएगा दोनों के अंदर फॉर्मूला। C4H10 लिख रहा हूँ, सॉरी C4H8, सो सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, बट कोई बात नहीं, फाइन। C4H8 ही आना है, दोनों के अंदर फॉर्मूला C4H8 ही आएगा। और अगर मैं ध्यान से देखो चेन दोनों की सेम है, बट यहाँ देखो अल्कीन की पोजीशन 1 है और यहाँ जो अल्कीन की पोजीशन है वो 2 है, तो दोनों की क्या बदल रही है बेटा, पोजीशन बदल रही है। तो ऐसे आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं, पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं। ये हमने पहले भी देखा था। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म होती है। अब हम देखने जा रहे हैं अल्कीन के अंदर होने वाली स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और उसमें भी कौन सी वाली, सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डेफिनेशन वगैरह लिख के रखे सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो। ध्यान से सुनिए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है। ऑफ कोर्स ये एक आइसोमेरिज्म है, तो ये एक ऐसा फिनोमिना होगा जहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रह रहा होगा, बट समथिंग एल्स, एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी तो चेंज हो रही होगी। तो इसका मतलब क्या है, देखो कि फिनोमिना इन विच मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेन सेम, ये तो होने ही वाला है क्योंकि ये एक आइसोमेरिज्म है, राइट। बट क्या चेंज हो रहा है, स्पैटियल अरेंजमेंट या फिर मैं कहूँ स्पैटियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल चेंजेस। तो एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन से ज्यादा बेटर बट मुझे अरेंजमेंट लगता है, तो अरेंजमेंट लिखता हूँ, अरेंजमेंट, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा स्पैटियल अरेंजमेंट। स्पैटियल अरेंजमेंट क्या होता है कि स्पेस में इसका मतलब स्पैटियल, ठीक है। तो स्पेस में मॉलिक्यूल्स को किस तरह से अरेंज किया गया है, अगर इसका तरीका बदल जाए फिर भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे, तो ऐसी आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल शेप चेंज हो जाता है मॉलिक्यूल का 3 डायमेंशन में, ज्योमेट्रिकल फिगर चेंज हो जाता है मॉलिक्यूल का 3 डायमेंशन में। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है फिर भी ज्योमेट्री बदल रही है कंपाउंड की अगर, तो उसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो इसको ढूंढने के कुछ रूल्स है, कुछ टेक्निक है। तो ये रूल्स और टेक्निक जो है आपके बुक में लिखी हुई तो नहीं है, ये मैंने डेवलप करी हुई रूल्स है, तो आप प्लीज इसको अपने नोटबुक में रटने के लिए लिखिए मत। और एग्जाम में अगर आपसे पूछे कोई डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो ये रूल्स भी आपको एग्जाम में नहीं लिख के आने, ये सिर्फ आपको समझे और आप आसानी से सॉल्व कर पाए, आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। बाकी इसका ओरिजिनल ट्रिक तो कुछ और ही है, इसके जो गिवन रूल्स है फ्रॉम द साइंटिस्ट वो कुछ और ही है, ठीक है। पर वो समझना थोड़े से डिफिकल्ट है एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, बिकॉज अभी तक आपने अच्छी तरह से स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होती है इसको समझा नहीं है। तो जब मैं वो पॉइंट पे आऊंगा तब मैं आपको सिखाऊंगा भी, बट अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझिए इस चैप्टर के लिए कि आपको ये रूल्स को याद रखना है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ढूंढना है, तो ध्यान से सुनिए, सबसे पहला रूल या सबसे पहला ट्रिक आपको क्या करना है कि होल्ड द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स। कि डबल बॉन्डेड जो कार्बन एटम है उसको होल्ड करिए। मतलब एक सर्कल बना के सिर्फ उसी को देखिए और किसी भी कार्बन को देखने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, आगे चेक द पेरिफेरल ग्रुप्स ऑफ ईच कार्बन एटम इंडिविजुअली, ठीक है, मतलब दोनों जो कार्बन एटम बॉन्डेड है उनमें से एक एक कार्बन एटम को देखना है, उसके पेरिफेरल ग्रुप्स यानी उससे अटैच्ड कार्बन कौन से है उसको देखना है। सेम दूसरे कार्बन के लिए भी होगा, उसके अटैच्ड ग्रुप्स को हमको अच्छी तरह से देखना है, यानी पेरिफेरल ग्रुप्स को हमको देखना है, ठीक है। फिर ये पॉइंट नोट करने जैसा है कि पेरिफेरल ग्रुप्स है ना वो डिफरेंट होने चाहिए, पेरिफेरल ग्रुप्स मस्ट बी डिफरेंट, ठीक है। और थर्ड वाला है सिमिलर ग्रुप्स ऑन सेम साइड वाला सीन देखना है और सिमिलर ग्रुप्स ऑन अपोजिट साइड वाला सीन देखना है। अभी तक आपको नहीं समझ रहा होगा पर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। जैसे एग्जांपल में मैंने ब्यूट-2-इन का कंपाउंड लिया है, तो ब्यूट-2-इन का स्ट्रक्चर कुछ यूं इस तरह से दिखेगा, पर ये तो जो है वो तो एक 2 डायमेंशन बोर्ड पे लिखा गया है, ठीक है। तो ये जो है कोई 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं है, तो अगर आप इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाने जाएंगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है कि ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि उसके अंदर डबल बॉन्ड है। अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसका जो ज्योमेट्री रहा होगा वो प्लेनार रहा होगा, तो प्लेनार रहा होगा तो सबसे पहले ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन थे उसको मैं लिखूंगा कि C डबल बॉन्ड टू C, ठीक है। तो इस तरह से लिखना, होल्ड करना। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, होल्ड द डबल बॉन्डेड कार्बन। होल्ड करना मतलब कुछ नहीं बेटा, इसको बस एक आप बॉक्स बना लेना, आपके समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आपको एग्जाम में से बॉक्स नहीं बनाना। ऑफ कोर्स इसके देखो 2 बॉन्ड बने हुए तो और 2 बॉन्ड्स बनेंगे, इसके भी 2 बॉन्ड्स बने हुए तो और 2 बॉन्ड्स बनेंगे, और इसी मॉलिक्यूल को लिखना है ना। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मैंने लिख दिया, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, तो मैंने क्या किया, इसके पास जो हाइड्रोजन है उसको यहाँ लिखा और इसके पास जो हाइड्रोजन है उसको यहाँ लिखा, ठीक है। फिर ये जो CH है वो CH3 से कनेक्टेड है तो उसको यहाँ लिखूंगा, और ये जो CH3 है वो ये CH से कनेक्टेड है तो उसको यहाँ लिखूंगा। तो एक स्ट्रक्चर ऐसा आप बना सकते हैं। मैं ऐसा भी तो कर सकता था कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को होल्ड कर रखा है, ठीक है, ये दोनों ग्रुप से, ये दोनों ग्रुप से, मैं अगर इसके H को यहाँ लिखता हूँ, करेक्ट, तो इसके H को मैं यहाँ भी तो लिख सकता हूँ, डजंट मैटर, वो एक ही स्ट्रक्चर है ना। तो CH3 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर CH3 आ जाएगा। तो ऐसे 2 तरह के स्ट्रक्चर पॉसिबल हो जाते हैं जब आप इस मॉलिक्यूल को 3 डायमेंशनल स्पेस में लिखने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ये प्लेनर है और बाकी जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो वो ऑफ कोर्स टेट्राहेड्रल शेप में रहे होंगे, ठीक है। बट हम इतने ज्यादा ज्योमेट्री में नहीं जाएंगे, इतने ज्यादा फंडामेंट्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि अब तक आपको मुझे लगता है कि केमिकल बॉन्डिंग भी आपने अब तक पढ़ा नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपने पढ़ा है तो आपको ऑलरेडी सब चीजें यहाँ समझ में आ रही होगी, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, इस तरह से कुछ मॉलिक्यूल दिखेगा। तो अब फिर से ये रूल्स देखते हैं, होल्ड द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स, ठीक है, मैंने इसको होल्ड करा, ऑलराइट। अभी चेक द पेरिफेरल ग्रुप्स ऑफ ईच कार्बन एटम इंडिविजुअली। तो देखो सबसे पहले ये कार्बन एटम को हम चेक करते हैं, इसको देखो, इसके पेरिफेरल ग्रुप्स कौन है, ये और ये, ठीक है। तो ये वाला ग्रुप इसका पेरिफेरल ग्रुप है और ये वाला ग्रुप भी इसका पेरिफेरल ग्रुप है, ठीक है। क्या चेक करना है हमको कि पेरिफेरल ग्रुप्स मस्ट बी डिफरेंट, CH3 और H दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, है CH3 अलग है, H अलग है, ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर चेक पॉइंट हो गया। अब इस कार्बन की बारी, उसको भी दोनों कार्बन को चेक करने का जिसके अंदर डबल बॉन्ड है। तो चलो ये कार्बन को होल्ड किया, ठीक है। फिर इसके पेरिफेरल ग्रुप्स कौन है, CH3 है और H है। क्या ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से अलग है, हाँ, तो ये भी चेक पॉइंट क्लियर हो गया। सपोज अगर ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के सेम होते, मतलब यहाँ CH3 और यहाँ भी CH3 अगर होता तो ये चेक पॉइंट फेल हो जाता ना। पेरिफेरल ग्रुप्स कैसे होने चाहिए, डिफरेंट। पर अगर आपके गलती से कहीं सेम हो जाए तो याद रखना उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होती है। ये हमेशा जरूरी है कि पेरिफेरल ग्रुप जो है वो हमेशा डिफरेंट होने चाहिए। तो यहाँ CH3 यहाँ H अलग है, सही बात है। सिमिलरली इसके अंदर भी देखो, यहाँ CH3 यहाँ H है, सही बात है। तो यहाँ पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रही होगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट देखिए, सिमिलर ग्रुप्स ऑन सेम साइड। अभी क्या करना है आपको, यहाँ से पूरा बाहर आ जाना है, पीछे की तरफ आ जाना है और ऐसा दूर से इस अल्कीन को देखना है। तो जब आप दूर से इस अल्कीन को देखोगे आपको नहीं लगता कि ये डबल बॉन्ड है, करेक्ट है। और अगर मैं इसको काटू, ऐसा बीच में से काट दूं, करेक्ट, तो देखो CH3 और CH3 ग्रुप दोनों अलग अलग कार्बन पे है। CH3 और CH3 ग्रुप डबल बॉन्ड के एक तरफ है, ये H और H डबल बॉन्ड के एक तरफ है। तो सिमिलर ग्रुप्स, ये दोनों ग्रुप सिमिलर है, दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। ऑफ कोर्स दिस टू ग्रुप्स आर सिमिलर, तो दे आर आल्सो ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। तो ऐसा जब भी कंडीशन होगा कि सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड, तो याद रखना जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा उसका नाम है CIS, नॉट CIS। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है कंपाउंड का उसको हम कहते हैं सिस कॉन्फ़िगरेशन, सिस कॉन्फ़िगरेशन। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली अगर देखो ऐसा कुछ होता कि ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, तो वापस से रूल्स अप्लाई करते हैं। होल्ड द डबल बॉन्डेड कार्बन, चलो ठीक है, ये देख डबल बॉन्डेड कार्बन को होल्ड करा। सेकंड पॉइंट, चेक द पेरिफेरल ग्रुप्स ऑफ ईच कार्बन इंडिविजुअली। तो इस कार्बन का चेक करते हैं, इसके पेरिफेरल ग्रुप्स कौन है, CH3 है, H है। क्या एक दूसरे से अलग है, हाँ, तो फर्स्ट चेक पॉइंट क्लियर।
आगे बढ़ते इस कार्बन को भी चेक करना होता है, ठीक है। इस कार्बन को देखो, इसके पास एक पेरिफेरल ग्रुप H है, एक पेरिफेरल ग्रुप CH3 है। क्या इन दोनों ग्रुप अलग है? हाँ, तो ये चेक पॉइंट भी क्लियर, दोनों चेक पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए आपके, ठीक है। उसके बाद ही आपको थर्ड रूल पे जाना है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस डबल बॉन्ड को बीच में से काट दूं तो आपको नहीं लगता इसका एक CH3 ग्रुप इस तरफ है और इसका एक CH3 ग्रुप इस तरफ है? क्या दोनों सिमिलर ग्रुप एक दूसरे के ऑपोजिट साइड है? ये ऊपर की तरफ है तो ये नीचे की तरफ है। सिमिलर, ये देखो दोनों सिमिलर ग्रुप है ना, H और H सिमिलर है, तो दोनों एक दूसरे के कैसे ऑपोजिट साइड है, करेक्ट है, ऊपर नीचे है ना। यहाँ जैसा नहीं है, यहाँ कैसा सेम साइड था, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ ऑपोजिट साइड पर है। तो जब भी ऑपोजिट साइड आता है यानी सिमिलर ग्रुप और ऑपोजिट साइड आएगा तो जो कॉन्फ़िगरेशन बन रहा होगा उसे हम कहते हैं ट्रांस। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसका नाम है TRANS, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो सिमिलर ग्रुप्स अगर सेम साइड पे होंगे तो सिस, और ऐसा अगर ऑपोजिट साइड पे होगा तो हम उसे कहेंगे ट्रांस। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आएगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दो टाइप के होते हैं, सिस एंड ट्रांस। सिस यानी सेम साइड्स पे होने चाहिए सिमिलर ग्रुप्स, और ट्रांस यानी ऑपोजिट साइड्स पर होने चाहिए सिमिलर ग्रुप, ठीक है। पर वहां तक पहुंचने के लिए आपको पहले के दो पॉइंट्स क्लियर करने चाहिए। होल्ड करिए डबल बॉन्ड को, पेरिफेरल ग्रुप चेक करिए, पेरिफेरल ग्रुप डिफरेंट होंगे तो ही थर्ड पॉइंट पे आके चेक करने का। अगर पेरिफेरल ग्रुप सेम है तो वहीं पे खत्म, वहीं पे पता चल जाएगा कि ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इसमें हम थोड़े से और एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपका ये जो फंडा है एकदम से अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं 4 एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूँ। पहला एक ले लिया था हम लोग ने, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ एग्जांपल है जहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को कैसे इंटरप्रेट करना है, कि वेदर द कंपाउंड इज हैविंग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और नॉट, एंड इफ इट इज हैविंग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देन हाउ कैन वी राइट सिस एंड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे मैं समझाऊंगा आपको। देखो कि एग्जांपल नंबर 2 में ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, दिस इज प्रोप 1 इन, ऑफ कोर्स इसका नाम मैं लिख दूंगा, दिस इज नथिंग बट प्रोप 1 इन। 1 लिखने की भी जरूरत नहीं, प्रोपिन लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अभी क्या होगा, इसके अंदर हम लोग को रूल्स अप्लाई करना है। सबसे पहले आप क्या करो, इस डबल बॉन्ड को अच्छे से लिखो कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, पहले ये लिखना है, ठीक है। इसके 2 बॉन्ड्स रहे होंगे, इसके भी 2 बॉन्ड्स रहे होंगे। देखिए इस कार्बन को पहले करते हैं, इसके पास एक ग्रुप हाइड्रोजन है और एक ग्रुप CH3 है, तो एक जगह पे मैं हाइड्रोजन लिख दूंगा, एक जगह पे मैं CH3 लिख दूंगा, लाइक दैट, ठीक है। सिमिलरली इस तरफ देखिए कार्बन के दोनों तरफ हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लिखूंगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लिखूंगा। चलिए अब ऐसा लिखने के बाद आपको रूल्स अप्लाई शुरू करना है। रूल्स देखो क्या है कि यहाँ पर देखो सबसे पहले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को होल्ड करेंगे, फिर हर कार्बन को इंडिविजुअली चेक करेंगे कि उनके पेरिफेरल ग्रुप डिफरेंट है या सेम है। तो इसको पकड़ेंगे, इसके पेरिफेरल ग्रुप्स कौन है, CH3 है और H है। क्या ये दोनों ग्रुप्स डिफरेंट है? हाँ, तो ये फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हुआ। फिर इस कार्बन पे आइए, तो ये कार्बन को होल्ड कीजिए, इसके पेरिफेरल ग्रुप्स कौन है, हाइड्रोजन है, और दूसरा वाला कौन है, हाइड्रोजन है। क्या ये दोनों पेरिफेरल ग्रुप सेम है या डिफरेंट है? ये दोनों पेरिफेरल ग्रुप सेम है। अगर आपके पेरिफेरल ग्रुप सेम है तो ऐसे कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं बता सकते हैं। ऐसे कंपाउंड्स में कोई भी टाइप की ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगी। दोनों ही कार्बन जो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है उनके रिस्पेक्टिव पेरिफेरल ग्रुप्स अलग होने चाहिए एक दूसरे से। जैसे यहाँ कैसे CH3 और H एक दूसरे से अलग है तो मैंने ये चेक पॉइंट को क्लियर किया, पर यहाँ पर जो पेरिफेरल ग्रुप्स है दोनों सेम है, जो नहीं चलेगा। पेरिफेरल ग्रुप मस्ट बी डिफरेंट, therefore this compound does not show any type of geometrical isomerism. This is the answer, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर इस कंपाउंड को मैं पहले अच्छे से लिखूं तो देखिए आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो पहले आपको वो लिखना चाहिए कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है। सिमिलरली इसके 2 ग्रुप्स रहे होंगे, इसके भी 2 ग्रुप्स रहे होंगे। तो इसको चेक करते हैं कि इसके पास एक ग्रुप CH3 और एक ग्रुप इथाइल है, C2H5। तो चलिए यहाँ पर मैं एक ग्रुप CH3 लिख देता हूँ, यहाँ पर एक ग्रुप C2H5 यानी इथाइल ग्रुप लिख देता हूँ इस तरह से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब बाकी के इस कार्बन के ग्रुप देखो, एक हाइड्रोजन है और एक CH3 है, तो चलो एक हाइड्रोजन लिख दिया मैंने, एक CH3 लिख दिया, ठीक है। अब चलो इसके अंदर चेक करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए होल्ड किया डबल बॉन्ड को, इसके ग्रुप को इंडिविजुअली चेक करते हैं। CH3 है और C2H5 है, क्या दोनों ग्रुप एक दूसरे से अलग है? हाँ, अगर अलग है तो ही ये चेक पॉइंट क्लियर होगा। सही बात है, आगे बढ़िए। ये जो कार्बन है इसके पेरिफेरल ग्रुप्स कौन है, हाइड्रोजन है और CH3 है। क्या ये दोनों एक दूसरे से अलग है? हाँ, तो ये चेक पॉइंट भी आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब देखने का कि इसको अगर मैंने बीच में से काटा तो सिमिलर ग्रुप्स देखो, इस कार्बन में CH3 है, इस कार्बन में भी CH3 है, तो सिमिलर ग्रुप्स कौन से साइड है, एक दूसरे के ऑपोजिट साइड है। सर ये दोनों तो सिमिलर नहीं है। हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है, कोई भी एक ग्रुप सिमिलर होना चाहिए ना। मैंने ऐसा थोड़ी बोला कि सारे ग्रुप्स एक दूसरे से मैच होने ही चाहिए। ये CH3 और ये CH3, यहाँ पर हम डिसीजन बना सकते हैं, दीज आर सिमिलर ग्रुप्स, दीज आर नॉट सिमिलर ग्रुप्स, ओके इट्स फाइन।
एक भी सिमिलर ग्रुप मिलता है तो उसको चेक करो। सिमिलर ग्रुप जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट साइड है, डबल बॉन्ड की ये ऊपर है और ये डबल बॉन्ड के नीचे, तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो इसका ऑफ कोर्स सिस कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकता है। तो इसको अगर सिस कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट करना है तो क्या करने का, किसी भी एक कार्बन का जो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है पेरिफेरल ग्रुप्स को फ्लिप कर देने का। जैसे इसको या तो इसको, दो में से सपोज इसको हम लोग ट्राई करते हैं, करेक्ट। इसके जो पेरिफेरल ग्रुप्स है ना, इसको हम फ्लिप कर देंगे। फ्लिप करेंगे मतलब CH3 को ऊपर लिखेंगे, H को नीचे लिखेंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो देखो यहाँ CH3 एज इट इज रहेगा, यहाँ C2H5 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर देखो अब CH3 मैं ऊपर लिखता हूँ और H को मैं नीचे लिखता हूँ, तो आप खुद चेक कर सकते हैं, ये होल्ड किया, ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग है। अब देखो अब सिमिलर ग्रुप्स ऑन सेम साइड आ रहा है कि नहीं, तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या कहते हैं, सिस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ऑफ कोर्स सिमिलरली अगर आपको सिस को ट्रांस में कन्वर्ट करना है तो फिर से किसी भी एक पेरिफेरल ग्रुप को पकड़ के उसको फ्लिप कर लीजिए, किसी भी एक कार्बन के पेरिफेरल ग्रुप्स को पकड़ के उसको फ्लिप कर दीजिए, इट विल कम बैक टू द ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह से सिस से ट्रांस, ट्रांस से सिस कैसे बनाया जा सकता है, किसी भी एक डबल बॉन्डेड कार्बन के पेरिफेरल ग्रुप्स को आप फ्लिप कर दो तो यू विल गेट अनदर कॉन्फ़िगरेशन, सिस से ट्रांस, ट्रांस से सिस, लाइक दैट। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि कैसे इस कंपाउंड के अंदर मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाए। सिमिलरली लेट अस गो फॉर द फोर्थ एग्जांपल। तो यहाँ देखिए कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ दिख रहा है, तो सबसे पहले उसे लिखिए। तो ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके दो बॉन्ड रहे होंगे, इसके भी दो बॉन्ड रहे होंगे। इधर देखो दोनों बॉन्ड्स क्या है, CH3 है, यहाँ पर भी क्या है, CH3 है, सही बात। यहाँ पर H है और यहाँ पर भी क्या है, H है। तो चलिए फर्स्ट रूल, होल्ड द डबल बॉन्ड। इसको इंडिविजुअली चेक करते हैं कि इसके पेरिफेरल ग्रुप्स कौन है, CH3 है और CH3 है। और पेरिफेरल ग्रुप सेम होने चाहिए कि डिफरेंट होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ पर क्या है, सेम है, तो ऐसे कंपाउंड्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होती है, खत्म हो गया, ठीक है। ऑफ कोर्स ये दोनों ग्रुप्स भी सेम है, पर एक भी जगह अगर सेम ग्रुप आते हैं तो वहीं डिस्कार्ड हो जाता है केस के भाई यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं हो सकती है, खत्म, ठीक है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ही नहीं हो सकती तो उससे 100 ट्रांस बनाने का फायदा क्या है, ही नहीं ना ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। फिफ्थ एग्जांपल में देखते हैं, लेट अस कंसीडर दिस वन। तो यहाँ पर देखो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड पहले लिखना चाहिए, इसके दो बॉन्ड रहे होंगे, इसके भी दो बॉन्ड रहे होंगे। इसके ऊपर एक बॉन्ड में H है और एक बॉन्ड में CH3 है, तो चलो एक बॉन्ड में H है, एक बॉन्ड में CH3 है, ओके फाइन। इधर देखिए इसके भी एक बॉन्ड में H है लेकिन एक बॉन्ड पे H2 CH3 है, तो एक बॉन्ड पे H है, एक बॉन्ड पे CH2 और CH3 है, कुछ इस तरह से। तो चलिए डबल बॉन्ड को होल्ड किया जाए, करेक्ट। अब इसके ग्रुप को चेक करो, H है और CH3 क्या एक दूसरे से अलग है, हाँ, तो ये चेक पॉइंट क्लियर हुआ। ऑलराइट, यहाँ देखिए यहाँ पर एक H है और यहाँ C2H5 यानी इथाइल ग्रुप है, क्या ये दोनों एक दूसरे से अलग है, हाँ, तो ये भी एक चेक पॉइंट क्लियर हुआ। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज पॉसिबल। नाउ इफ यू कट दिस डबल बॉन्ड, तो देखो सिमिलर ग्रुप्स कहाँ है, सेम साइड है ना, सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन, दीज आर नॉट सिमिलर ग्रुप्स आई नो, बट इट इज अंडरस्टूड कि ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो सिमिलर ग्रुप्स है, तो इट इज ऑन सेम साइड। अगर सेम साइड पे है कॉन्फ़िगरेशन तो क्या कहेंगे बेटा, सिस कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। तो यहाँ पर हमने जो बनाया है ऑलरेडी वो क्या है, सिस। तो चलिए आप मुझे इसका ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन बना के बता सकते हैं। ट्रांस बनाने के लिए क्या करना है, किसी भी एक कार्बन का जो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है पेरिफेरल ग्रुप्स को फ्लिप कर दो। तो लेट अस कंसीडर दिस कार्बन और इसका अपन पेरिफेरल ग्रुप को फ्लिप करते हैं। तो बोलो यहाँ का स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, कि यहाँ देखो CH3 नीचे H ऊपर था, इसको फ्लिप कर दिया तो ऊपर CH3 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, और आगे का जो ग्रुप है उसको एज इट इज रखो। दोनों को एक साथ फ्लिप नहीं करना कभी भी, किसी भी एक कार्बन के पेरिफेरल ग्रुप्स को फ्लिप करना, देन ओनली इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ट्रांस ना। तो आप जैसे ही इसको CH2 CH3 कंप्लीट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सिमिलर ग्रुप्स जो है वो एक दूसरे से ऑपोजिटली प्लेस हो जाएंगे, मतलब ये जो कॉन्फ़िगरेशन आपने बनाया है वो क्या है, ट्रांस। तो इस तरह से आप सिस से ट्रांस, ट्रांस से सिस में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इतने एग्जांपल्स काफी है टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड हाउ द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अकर्स इन अल्कीन, ठीक है। इसके अलावा भी और बहुत सारे केसेस हैं जहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो सकती है और इतने आसानी से हम नहीं पहचान सकते, वो थोड़े से डिटेल्ड केसेस है जहां पर उसको हम सिस ट्रांस आइसोमरिज्म नहीं कहते बल्कि EZ आइसोमरिज्म कहते हैं, विच इज अ डिटेल्ड पार्ट ऑफ सिस ट्रांस आइसोमरिज्म ओनली, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ओनली, बट राइट नाउ दैट इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ 11th 12th स्टैंडर्ड फॉर टाइम बीइंग। तो इसलिए मैं अभी आपको उसके डिटेल्स में नहीं लेके जाऊंगा, बट इतना याद रखिए कि यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का एंड नहीं है, इसके भी आगे बहुत सारा टाइप है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का, बहुत सारा सीखना है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में, बट राइट नाउ फॉर दिस लेवल इट इज टिल हियर ओनली, ठीक है। आई हैव टू रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू द सिलेबस, दैट इज वाई मैं यहाँ तक ही सिखा रहा हूँ। तो इसका मतलब अगर आपको शायद ज्यादा पता हो कि इसके आगे भी हो सकता है और मैंने नहीं बताया तो आप ऐसा मत सोचिए कि सर हमको कुछ बता नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है। मेरे को सिलेबस से रिलेट करके चलना है, इसलिए मैं सिर्फ इतना ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको और नॉलेज या और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको कभी और वीडियोज है मेरे पास में भेज सकता हूँ, या फिर मैं आपको कभी पर्सनली भी समझा सकता हूँ अगर आप मुझसे आके कभी ब्रांच में मिलेंगे एक्सेट्रा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, एंड दिस इज हाउ वी कंप्लीट विद द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ऑफ अल्कीन, ठीक है। नाउ विल गो विद द क्लासिफिकेशन एंड द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। तो देखिए अल्कीन्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला अगर हम देखें तो इट इज
क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट, यानी कार्बन की चेन में कितने डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, क्योंकि देखिए अब कम से कम एक डबल बॉन्ड तो होना चाहिए, तो कम से कम एक डबल बॉन्ड अगर कार्बन की चेन में है तो हम उसे अल्कीन कहते हैं। पर ऐसा जरूरी थोड़ी है कि एक ही डबल बॉन्ड होगा, एक से ज्यादा भी तो डबल बॉन्ड कार्बन चेन में हो सकते हैं, देन ऑल्सो दैट कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज अल्कीन ओनली। तो उनके ऊपर थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करना जरूरी है कि देखिए अगर आपको पूरे कार्बन चेन में सिर्फ एक ही बार कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सीसीडी यानी नॉट सीसीडी, इट इज सीसीडी मींस कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, तो अगर एक कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड दिखाई देता है तो इसे हम प्यार से अल्कीन ही कहते हैं, ठीक है। अगर आपको दो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड दिखाई देता है तो इसे हम कहते हैं अल्का डाइईन। डाइईन मतलब दो बार डबल बॉन्ड, और अल्का बिकॉज आपको याद होगा तो रिपीटिंग फंक्शनल ग्रुप्स का, अगर हम लोग ने जब आईयूपीएससी किया था 14 चैप्टर में रिपीटिंग फंक्शनल ग्रुप्स का, जहां पर फंक्शनल ग्रुप रिपीट होते हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि जहां पर भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रिपीट होता है चेन के अंदर, यानी एक से ज्यादा बार आता है, तो हम लोग रूट वर्ड का रूटा कर देते हैं, तो मीथ का आई मीन प्रोप का प्रोपा हो जाएगा, या फिर हम ब्यूट का ब्यूटा हो जाएगा, तो इस तरह से अल्क वर्ड है तो उसका अल्का हो जाएगा, ठीक है। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन इट लाइक दिस, अल्का डाइईन। जब हम इसका आगे नॉमेनक्लेचर करेंगे तब आपको फिर से ये सारी चीजें याद आ ही जाएंगी, मुझे इतना उम्मीद है आपसे। तो अल्का डाइईन इसका नाम है, याद रखिए। सिमिलरली अगर मुझे कार्बन टू कार्बन बॉन्ड दिखाई दिए और 3 कार्बन टू कार्बन बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं तो उसे मुझे क्या कहना चाहिए, उसे मुझे कहना चाहिए अल्का ट्राइईन। सिमिलरली उसके आगे अगर मुझे दिखाई दिया तो अल्का टेट्राइन, अल्का पेंटाइन एक्सेट्रा ऐसा हम कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ, एक्सेट्रा लिख के खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है कि अल्कीन जो है वो कार्बन की चेन पर क्लासिफाई किया जा सकता है कि अल्कीन जो है वो ओपन चेन में प्रेजेंट है। अगर वो ओपन चेन में प्रेजेंट है तो उसे हम नॉर्मली एलिफैटिक अल्कीन कहेंगे, एलिफैटिक अल्कीन कहेंगे, दैट इज सिंपल। लेकिन अल्कीन अगर क्लोज चेन में प्रेजेंट है, क्लोज चेन में प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एलिसाइक्लिक अल्कीन कहेंगे, दैट इज इट। और कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। जैसे मैं अगर आपसे कहूं तो देखिए ये एक ओपन चेन अल्कीन हो गया, और अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए ये एक क्लोज चेन अल्कीन हो गया, सिंपल एज दैट, ठीक है। नेक्स्ट इज डिपेंडेंट ऑन सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। तो अब ये जो क्लासिफिकेशन सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, ये बहुत इजी है बट समझने में थोड़ा आपको टाइम लगेगा, तो आप धीरे धीरे मेरी बात को सुनते रहिए कैसे करना है। देखिए सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन की शुरुआत कहाँ से होती है, सबसे पहले ग्रुप से होती है जिसका नाम है इथीन। तो अगर मैं इथीन को देखूं तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी H लगा हुआ है, यहाँ पर भी H लगा हुआ है, यहाँ पर भी H लगा हुआ है, और यहाँ पर भी H लगा हुआ है, तो फॉर्मूला C2H4, दिस इज कॉल्ड एज इथीन, ठीक है। ये सबसे इजी और सबसे आसान अल्कीन है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, धीरे धीरे हाइड्रोजन को रिप्लेस करूंगा और कार्बन की चेन लगाऊंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 1 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया, ठीक है, और उसके जगह पे 1 कार्बन चेन लगा दिया। तो देखिए क्या हो जाएगा, अब मैं कोई भी एक हाइड्रोजन को हटा करके उसके जगह एक कार्बन चेन लगाता हूँ। मान लो इस वाले हाइड्रोजन को मैंने हटा दिया और उसके जगह कार्बन चेन लगा दिया। अब ये मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कोई भी ग्रुप हो सकता है, दैट डजंट मैटर, बाकी 3 H एज इट इज रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसे अल्कीन्स को हम कहते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स, मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स। मतलब क्या हुआ मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स का, कि मैंने एक हाइड्रोजन को एक कार्बन ग्रुप से रिप्लेस किया, तो इट इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड। आई हैव सब्स्टिट्यूटेड 1 हाइड्रोजन विथ 1 कार्बन चेन, दैट मीन्स इट इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। सिमिलरली सर आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि आप 2 हाइड्रोजन को एक साथ रिप्लेस कर दे, ऑफ कोर्स 2 कार्बन चेन से, तो ऐसा भी कर सकता था। देखो कार्बन कार्बन ऐसे 4 बॉन्ड होंगे ना, तो इसके अंदर से 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करता हूँ, ठीक है, और दोनों के जगह कार्बन चेन लगाता हूँ। तो एक ऐसा हो सकता है, या तो मैं ऐसा भी तो कर सकता था कि 2 कार्बन चेन है, आई मीन 2 कार्बन है, एक हाइड्रोजन इसका निकालता हूँ, एक हाइड्रोजन इसका निकालता हूँ, तो देखिए इस तरह से, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है कोई। बोलने की बात क्या है कि जब तक 2 हाइड्रोजन अल्कीन का यानी इथीन का, अगर आपने 2 हाइड्रोजन हटा के 2 अल्काइल ग्रुप लगाया है, यानी 2 कार्बन चेन लगाया है, जैसे आप एक ही कार्बन पे भी कर सकते हैं, अलग अलग कार्बन पे भी कर सकते हैं। बोलने की बात क्या है कि 2 कार्बन चेन दिखाई देनी चाहिए, ठीक है, तो उससे हम क्या कहेंगे, ऐसे केसेस को हम कहते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड, इसे हम कहते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि अगर हम लोग ने इथीन का एक हाइड्रोजन हटाया तो इट विल बी कॉल्ड एज मोनो सब्स्टिट्यूटेड, 2 हाइड्रोजन हटाए तो इट विल बी कॉल्ड एज डाई सब्स्टिट्यूटेड, 3 हाइड्रोजन हटाए होते तो उसे हम बोलते हैं ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, और अगर चारों हाइड्रोजन हटा के कार्बन चेन लगाते तो उसे हम कहते हैं टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि इथीन के अंदर से एक हाइड्रोजन का हटाना मतलब मोनो सब्स्टिट्यूटेड, इथीन के अंदर से 2 हाइड्रोजन को हटाना यानी रिप्लेस करना बाय अल्काइल ग्रुप ऑफ कोर्स,
तो उसे हम कहते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। 3 हाइड्रोजन को हटाएंगे तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, और चारों हाइड्रोजन को हटा के अगर कार्बन चेन लगेगी तो उसे हम कहते हैं टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, ठीक है, अल्कीन सॉरी। तो इसका मतलब उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट क्लियर रहा होगा। अब मैं एग्जांपल देता हूँ धीरे धीरे, और आपसे मैं पूछूंगा कि बताओ ये अल्कीन जो है वो कौन सा सब्स्टिट्यूटेड है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, डाई है, ट्राई है या टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है, तो आपको उसका जवाब देने आना चाहिए। चलिए इसके एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो चलिए पहचानते हैं इसके अंदर कौन सा अल्कीन जो है वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, डाई सब्स्टिट्यूटेड है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है या टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है। ध्यान से देखिए, अगर मैं इस फर्स्ट एग्जांपल की बात करता हूँ तो डबल बॉन्ड को मैं अगर देखूं तो देखिए यहाँ पर H H H 3 H प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पर एक कार्बन चेन लगी हुई है। तो आपको ऐसा लगता है इथिन मॉलिक्यूल जिसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, यहाँ से एक H हटा करके एक आपने कार्बन चेन लगाई हुई है, तो यहाँ पर एक कार्बन चेन प्रेजेंट होने की वजह से मैं इसे कहूंगा दिस इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ देखिए, अगर मैं डबल बॉन्ड को चेक करता हूँ तो अल्कीन के अंदर जो पहला इथीन था CH2 डबल बॉन्डेड टू CH2 होता है, तो यहाँ पर देखो दोनों H को हटा करके 2 कार्बन चेन लग रही है, 2 कार्बन चेन अल्कीन से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब मैं इसे कहूंगा डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। यहाँ चेक करते हैं कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन को देखिए, आपने देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड में यहाँ एक कार्बन चेन लगी है, यहाँ एक कार्बन चेन लगी है, यहाँ एक कार्बन चेन लगी है, यानी 3 हाइड्रोजन हट के 3 कार्बन चेन लगी हुई होगी, तो इसे मुझे कहना चाहिए ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, ठीक है, दिस इज ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। यहाँ देखिए डबल बॉन्ड को अगर मैं होल्ड करूं तो यहाँ देखो इथाइल का एक ग्रुप है, इथाइल का दूसरा ग्रुप है और एक मिथाइल का ग्रुप है, यानी 3 कार्बन चेन लगी हुई है, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डबल बॉन्ड को होल्ड कीजिए, यहाँ मिथाइल का ग्रुप है, यहाँ मिथाइल का ग्रुप है, यहाँ मिथाइल का ग्रुप है, H कोई कार्बन चेन नहीं है, H तो H होता है, मैंने क्या कहा था कार्बन चेन होनी चाहिए ना, तो H को थोड़ी काउंट करेंगे, तो यहाँ कितनी कार्बन चेन कनेक्टेड है डबल बॉन्ड से, 1 2 और 3 कार्बन चेन कनेक्टेड है, तो ये भी एक टाइप से ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हो गया, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन हो गया। यहाँ देख सकते हैं 6 एग्जांपल में डबल बॉन्ड को देखिए, एक इथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ भी एक मिथाइल ग्रुप है और यहाँ भी एक इथाइल ग्रुप है, यानी 4 कार्बन की चेन लगी हुई है डबल बॉन्ड से, 4 कार्बन के ग्रुप्स लगे हुए अलग अलग तरह के डबल बॉन्ड से, तो ये हो जाएगा टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, ठीक है। सिमिलरली 8 9 10 7 8 9 10 ये एग्जांपल्स मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, मैंने जानबूझ करके बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखा है, आप चाहे तो इसको कंडेंस फॉर्मूला में कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट आता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर आपको नहीं आता है तो इसको कंडेंस फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लीजिए, और उसके बाद में आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड और टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ आप ये होमवर्क में एग्जांपल अच्छी तरह से कर पा रहे होंगे। साथ ही में हम लोग ने ऑलरेडी 14 चैप्टर में अल्कीन्स का IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है इसको बहुत अच्छी तरह से देखा था, तो होमवर्क में मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ कि आपको इन सभी कंपाउंड्स का IUPAC नेम लिखना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद होगा कि आपको IUPAC नेम लिखने आ ही जाएगा, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर फिर भी इनकेस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है कि भाई हमको इसका IUPAC नेम लिखने नहीं आ रहा है एक्सेट्रा, तो मैं आपको अच्छी तरह से उसको लिखना वापिस से सिखा दूंगा। पर मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको 14 चैप्टर अगर आपने मेरा देखा है, आपने उसको स्टडी किया अच्छे से, तो मैंने इसको ऑलरेडी कवर किया है, तो वापिस एक ही चीज सिखा के मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। आपको इनका IUPAC नेम होमवर्क में लिखना है, आपको अच्छी तरह से आ रहा होगा, ठीक है। कोई डाउट आता है तो बिंदास पूछिएगा, ठीक है। दैट्स ऑल।